एशिया में आतंकी फैक्ट्री बने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को भारत ठीक उसी तर्ज पर उड़ाने का प्लान बना रहा है जैसे इजराइल ने इराक के एटॉमिक रिएक्टर्स को इराक में घुसकर 7 जून 1981 में उड़ा दिया था। चोरी छिपे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों का पूरा खाका रॉक एजेंट के पास था और बस एक बटन दबना था और खेल खत्म। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इजराइल अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मिटा डालता है। इजराइल की ही तर्ज पर भारत ने भी कैसे पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को मिटाने की प्लानिंग तैयार की थी। ऐन वक्त पर इंदिरा गांधी को इस ऑपरेशन से क्यों पीछे खींचने पड़े अपने हाथ। तो पाकिस्तान गाहे बगाहे वक्त दर वक्त आतंकी भेजकर भारत को कमजोर करने की कोशिशें करता रहता है। देश में हमेशा से यह मांग उठती रही है कि पाकिस्तान का पूरा और स्थायी हिसाब बेहद जरूरी है। इसी मांग को पूरा करने का पूरा प्लान उस वक्त बन चुका था जब 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और देश की कमान भी मोरारजी देसाई के हाथ में। उन्होंने भारत को अपने बदमाश पड़ोसी की करतूतों से बचाने के लिए एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। मिशन था पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को धूल में मिलाने का। मोरारजी देसाई ने अपनी टीम एक्टिव कर दी थी। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने ट्रेस हो चुके थे, बस कार्रवाई बाकी थी जिसके लिए वक्त, जगह और लॉन्च पैड सब चुन लिए गए थे। जगह थे पीएम मोदी का राज्य गुजरात, लॉन्च पैड था गुजरात का जामनगर एयरबेस। पूरा प्लान तैयार था। इस हमले का वक्त, इस हमले की जगह, इस हमले को अंजाम देने वाले फाइटर जेट्स, इस हमले को पोशीदा बनाए रखने की टेक्नोलॉजी समेत तमाम मदद भी इजराइल भारत को देने के लिए तैयार था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने हमले को अंजाम देकर सुरक्षित भारत में लौटने का पूरा प्लान बना रखा था। लेकिन ऐन वक्त पर इंदिरा गांधी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसा क्यों किया इंदिरा गांधी ने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में घुसे, उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की, उन्हें तहस नहस किया और ईरान को खबर लगती इससे पहले ही खेल खत्म और इजरायली फाइटर जेट्स सुरक्षित अपने देश में। इजराइल ने इराक को घुस कर मारा। ये वो दौर था जब मिडिल ईस्ट की सभी मुस्लिम कंट्रीज को इजराइल ने अकेले घुटनों पर ला दिया था। एक के बाद एक 5 युद्धों में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, फलस्तीन और सीरिया की सम्मिलित शक्ति को अपने पराक्रम से रौंद डाला था। इसी बीच इराक चोरी छिपे फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर वो इजराइल के खिलाफ परमाणु बम से हमला कर सके। इजराइल को इस बात की भनक लग चुकी थी। मोसाद अपने वतन को महफूज रखने की कसम ले चुका था। तभी वो तारीख आई। तारीख 7 जून 1981, जगह इराक, टारगेट निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र। मोसाद की निगरानी में इस प्लान का पूरा खाका तैयार हो चुका था। इजराइल के एयरफोर्स को दुश्मन देश सीरिया और ईरान को पार करते हुए इराक पहुंचना था, वहां पर बमबारी करनी थी और वापस लौट आना था। यह मिशन जितना आसान दिख रहा था उतना आसान ये था नहीं, क्योंकि इजराइल के सामने इसे पूरा करने के लिए बहुत सी चुनौतियां थीं। जैसे इजराइल नहीं चाहता था कि उसके कार्रवाई की भनक किसी को लगे, लिहाजा वो अपने देश का लॉन्च पैड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसके लिए चुना गया मिस्र के रेगिस्तान में बना सिनाई एयरपोर्ट, जो उस वक्त इजराइल के कब्जे में था। सिनाई एयरपोर्ट इराक से 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। आने जाने में 12000 किलोमीटर से ज्यादा बिना रिफ्यूलिंग कैसे तय होता। इराक तक पहुंचने में 3 देशों की सीमाएं लांघना, वो भी बिना किसी को भनक लगने दिए, लगभग नामुमकिन था। इजराइल के सामने ऐसी ही चुनौतियां उस वक्त भी सामने आई थी जब 1976 में उसका यात्री विमान हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन इजराइल इस बार भी तैयार था मिशन फतेह करने के लिए। वो तारीख थी 7 जून 1981। इजरायली वायुसेना के 8 F-16 विमान और 2 F-15 विमान अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे थे। बीच में थी 3 विरोधी देशों की सीमाएं, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक। कोई रडार इन विमानों को पकड़ ना पाए, लिहाजा विमानों को भयंकर खतरा मोल लेते हुए 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। मिस्र के सिनाई एयरपोर्ट से ये फाइटर जेट्स इराक के ओसिरक में दाखिल हुए। तब इनकी ऊंचाई थी जमीन से महज 30 मीटर, ताकि इराक के सभी रडार्स की आंखों में रेत झोंकी जा सके। जितना नीचे ये फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, उसमें अगर कोई 3 मंजिला इमारत रास्ते में पड़ती तो क्रैश तय था। मिशन की राह में फ्यूल की परेशानी रोड़ा ना अटकाए, लिहाजा विमानों में अलग से फ्यूल टैंक जोड़ा गया, जो यूज होने के बाद जॉर्डन के रेगिस्तान में फेंक दिया गया। शाम के 5:30 बजे इन विमानों ने टारगेट यानी इराक के परमाणु रिएक्टर से 20 किलोमीटर दूर से उड़ान भरी और 2130 मीटर ऊंचाई पर पहुंचकर 1110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिएक्टर पर दनादन 16 बमों की बौछार कर दी। परमाणु संयंत्र तबाह हो चुका था। इराक ने जवाबी हमला किया। एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें जब तक इजरायली विमानों पर शोले बरसाती, तब तक वो 12000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर वापस लौट चुका था।
कोई भी इराकी विमान इजरायली विमानों का पीछा नहीं कर सका। इजराइल के सर्जिकल स्ट्राइक में इराक के 11 सैनिक और एक फ्रांसीसी नागरिक की जान गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायली हमले की निंदा की थी, लेकिन इजराइल की पेशानी पर बल तक नहीं पड़ा। इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। इस हमले से दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट सन्न थे। इजराइल इसी सर्जिकल स्ट्राइक का रिप्ले भारत के पक्ष में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र पर भी करना चाहता था। इसके लिए खाका खींच लिया गया था। जिस एयरबेस से यह सर्जिकल स्ट्राइक होती वो था गुजरात का जामनगर एयरबेस, क्योंकि खाड़ी देशों से भारत में एंट्री के लिए यही एयरबेस एंट्री गेट का काम करता है। पाकिस्तान के एटॉमिक रिएक्टर्स को निशाना बनाने की प्लानिंग का जिक्र डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्स्पिरेसी नाम की बुक में मिलता है। पत्रकार एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने दावा किया था कि भारत ने जगुआर विमानों की मदद से पाकिस्तान के कहूटा परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई थी। इसके लिए फरवरी 1983 में भारत के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने इजराइल का सीक्रेट दौरा किया था। उन्होंने कहूटा संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पता लगा सकने वाले जासूसी उपकरणों की जानकारी ली थी। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के बारे में तकनीकी जानकारी दी थी। इसके बदले में भारत ने इजराइल को MiG-23 विमान के बारे में तकनीकी जानकारी दी। इजराइल को इस सोवियत विमानों के बारे में जानकारी की इसलिए जरूरत थी क्योंकि पड़ोस के अरब देशों के पास यही विमान मौजूद थे। प्लान के मुताबिक 6 F-16 लड़ाकू विमान और 6 F-15 विमान इजराइल के हाइफा से उड़ाते। ये फाइटर जेट्स दक्षिण अरब सागर के रास्ते से जामनगर में लैंड करते। जामनगर में इसके पायलट और सदस्य आराम करते और जरूरी बदलाव करते। इसी दौरान इजरायली वायुसेना का कार्गो विमान C-17 जम्मू कश्मीर के उधमपुर हवाई अड्डे पर विस्फोटकों और अन्य उपकरणों के साथ लैंड करता। F-16 विमान को जामनगर से उड़कर हवा में ही ईंधन भरवाते हुए उधमपुर पहुंचना था और आसमान से आग बरसाने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स का बेड़ा पाकिस्तान में एंट्री करता उधमपुर से। ये ऐसा इलाका है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी रडार फाइटर जेट्स को पकड़ने में गच्चा खा जाते। और जब ये विमान पर्वतीय इलाके से खुले में आते तब 2 F-16 विमान कहूटा परमाणु संयंत्र पर बम गिराते। भारत के दुश्मन के एटॉमिक नब्ज काटने के लिए भी प्लानिंग मोसाद ने ही बनाई थी। इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करे तो हवा में मंडरा रहे दूसरे F-15 विमान पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दे और हमले के बाद F-16 विमान पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान की वायु सीमा से बाहर निकल जाते। कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए वो दक्षिण की ओर जाते और पहाड़ों में उड़ते हुए अपने ठिकाने पर उतर जाते। यह हमला इतने पलक झपकते होना प्लान किया गया था कि इजरायली विमानों का पहाड़ों में पाकिस्तानी विमान पीछा कर ही नहीं पाते। ये तो थी वो प्लानिंग जो अगर एग्जीक्यूट हुई होती तो आज चोरी की तकनीक से एटम बम बनाने वाला पाकिस्तान दिवाली के पटाखे बनाने तक की हालत में न होता। लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर इजराइल को ऐसा कौन सा कीड़ा काट रहा था कि वो भारत के पड़ोसी देश के परमाणु रिएक्टर्स को धूल में मिलाना चाहता था। तो इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल को उस वक्त संदेह था कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम बना लेता तो उसकी पहुंच इराक, लीबिया और ईरान तक हो जाएगी। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान पर यूरोपीय संघ की कंपनियों ईरान, लीबिया और उत्तरी कोरिया से यूरेनियम तकनीक बेचने के आरोप भी लगे थे। और ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया इजराइल के दुश्मनों तक परमाणु तकनीक पहुंचाने में देर नहीं करते। यही कारण है कि इजराइल भारत को साथ लेकर पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को खाक में मिलाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब आपको इसका कारण भी बता देते हैं। दरअसल गुजरात के जामनगर एयरबेस में इजरायली विमानों के उतरने और पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र पर हमले को लेकर अमेरिका और हंगरी के डिक्लासिफाइड दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के उप निदेशक ने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों को 22 सितंबर 1984 को जानकारी दी थी कि भारत पाकिस्तान पर हवाई हमला कर सकता है। ABC टेलीविजन ने CIA के अमेरिकी सीनेट की सिक्योरिटी सब कमेटी में ऐसे हमले की आशंका जताने वाली खबर प्रसारित की थी। इजराइल के तेल अवीव से छपने वाला समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट ने फरवरी 1987 में दावा किया था कि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने 3 बार भारत से कहूटा परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमले के बारे में बात की थी। जानकार मानते हैं कि इजराइल से जामनगर की लंबी दूरी गुप्त ढंग से तय करना और इसके बाद अपनी मौजूदगी को गुप्त रखना बेहद मुश्किल था। इन सब से जाहिर होता है कि भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा होगा, जिसके चलते जनता पार्टी के देसाई सरकार के बाद दोबारा सत्ता में आई तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना को रद्द किया होगा। इसके 1 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी हत्या कर दी और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। पश्चिमी मीडिया में भारत और पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमले की खबर लगातार छपा करती थी, जिसे देखते हुए भारत के पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह के सुब्रमण्यम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करने की सलाह दी थी। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान 1985 में मौखिक तौर पर एक दूसरे के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करने के लिए तैयार हुए थे।
जिस पर आधिकारिक सहमति 1988 में हुई, लेकिन ये समझौते के तौर पर 1991 में तैयार हुआ। 1992 से भारत और पाकिस्तान अपने अपने देशों के परमाणु संयंत्रों की लिस्ट एक दूसरे को साल के पहले दिन सौंपते हैं, ताकि दोनों को एक दूसरे पर यकीन हो जाए कि अगर कोई भी दूसरे के खिलाफ कदम उठाए तो दूसरा भी इसका जवाब दे सकता है। हालांकि भारत ने आज तक अपना वादा निभाया, लेकिन पाकिस्तान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किए।